बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आप देख रहे हैं एयरवाई न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। बजट के एतबार से ज़ाहिर है आदाद शुमार का ये सारा काम होता है, ये अपोजिशन के लोगों के मुताबिक गोरख धंधा होता है, लेकिन बहुत अहम एक्टिविटी है। साल का सबसे अहम तरीन मुआशी एतबार से दिन है, चूँकि इसी दिन हमें पता चलता है कि जनाब हुकूमत वक्त ने, रियासत वक्त ने क्या सोचा हुआ है आने वाले माली साल के लिए, किस काम के लिए कितने पैसे रखे हैं, खसारा कितना है, कर्ज कितना लेना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या कुछ है। तो बहुत सारे सवालात का जवाब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल जाता है। मसलन बजट डॉक्यूमेंट में कहीं अगर ना भी लिखा हो कि कर्ज कितना लेना है, तो जाहिर है आपको कुछ चीज़ें बड़ी आराम से समझ में आ जाती हैं कि अगर 8,000 अरब का बजट है तकरीबन और टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के अंदाज़ों के मुताबिक 4,900 अरब होनी है, तो सीधा सीधा ये 3,100 अरब रुपये का तो ये डेफिसिट हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो कि हम कोशिश करेंगे आसान, सादा और मासूमाना अंदाज में डिस्कस करें। हमारे साथ जनाब अनीस शेख साहब मौजूद हैं, बिजनेस एनालिस्ट, और ऑफ कोर्स साथ होस्ट भी कर रहे हैं। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज का दिन अच्छा साबित हो पाकिस्तान की आवाम के लिए। लेट्स सी। उम्मीद तो कम है, लेकिन लेट्स होप। हाँ, सच्ची बात तो यही है। अब हम इस सेगमेंट में कोशिश करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों से बात करें तो थोड़ी देर, और जाने कि अब से 2 घंटे बाद हम्माद अजहर साहब ने जो बजट पेश करना है उसके बारे में उन लोगों का क्या ख्याल, उन सेक्टर्स का क्या ख्याल है कि उनके लिए क्या होना चाहिए। रियलिस्टिकली बताएं। हमें अंदाजा है गवर्नमेंट के भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें ये भी अंदाजा है कि गवर्नमेंट के फेलियर्स भी बहरहाल हैं तो सही, जो कि कल खुद हफीज शेख साहब ने जो बताया। पिछला माली साल जीडीपी ग्रोथ 1.9%, ये माली साल जीडीपी ग्रोथ -0.38%, -0.4%। तो ये सारे मामलात हैं। मोहसिन शेखानी साहब या हमारे साथ जो चेयर हैं बिल्डर एसोसिएशन का वाहिद इदारा है पाकिस्तान का, वो मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक? इजाज़त देने में तो मैं आगाज़ करता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। सर कल ये हफीज़ पाशा साहब कल आए हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने इन सारे नंबर्स को अनीस साहब के एक सवाल के जवाब में चैलेंज कर दिया कि मुझे ये रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगते। वो कहने लगे 0.4% जो गवर्नमेंट कह रही है नेगेटिव ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है, 0.2% तक जाएगी, 0.2% तक जाएगी। और उसमें उन्होंने कोट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को किया। उन्होंने कहा कि मसलन अगर ये बता रही है हमें गवर्नमेंट कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने 8% से ग्रो किया है, तो भाई कहाँ है वो 8%? वो क्यों नजर नहीं आ रहा, क्या है? तो आप बताएं, आपके ख्याल में वाकई कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने पाकिस्तान में 8% से ग्रो किया? ये इतनी ग्रोथ हो गई हमें पता ही नहीं लगा खामोशी से। मेरे ख्याल से इतनी तो ग्रोथ नहीं है। जो लास्ट आपको पता है 6 महीने तो बिल्कुल इस तरह गुजरे हैं, हम बैठा हुआ है, सब लोगों को नजर आ रहा है कि जिस तरह बाबा कि हम पोजीशन में हैं, और जिस मतलब एक वॉर की पोजीशन में, हाँ। उस वॉर की पोजीशन में ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती। जब लॉकडाउन हो, चीज़ें बंद हो, और एक दफ़ा सिलसिला जब बंद होता है तो उसको शुरू होने में टाइम लगता है, प्लान करना पड़ता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें उसी तरीके से हमें सोचनी चाहिए जो रियलिस्टिक है, जहाँ लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमें हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। सही है। और हमें हमेशा वसीम भाई एक प्रॉब्लम नजर आता है, हाँ। हम आने वाले नंबरों को डिस्कस करते हैं। सही कह रहे हैं। जो चले गए नंबर उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे, उसका पता ही नहीं होता उन चीजों के लिए जो फंड रखे गए वो यूटिलाइज हुए लैप्स हुए नहीं हुए, क्या हुआ उनका? तो बेसिकली तो हमें तो उन चीजों पे प्रोग्राम आप फिर ये बता देना, अभी ये जो एक पूरा पैकेज दिया गया कंस्ट्रक्शन को, कि इससे हमारी इकॉनमी का पहिया चलेगा, इस पे बहुत लोगों ने एतराज़ किया कि अगर लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोग बाहर से नहीं निकल पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इज रिस्ट्रिक्टेड, तो ये पैकेज कैसे काम करेगा? तो आप ये मुझे बताएं कि इस पैकेज की अब तक की वायबिलिटी क्या है और आगे चल के क्या नज़र आती है? देखिए, ये एक नारा भी था प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से, 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का, और वो 2 साल से हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। 2 साल से आप ये समझे कि ये कोशिश हो रही है कि ये पैकेज आए और ये हम 50 लाख लो कास्ट हाउसिंग घरों के तरफ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक, कहीं ना कहीं IMF, IFTF, FATF, तो ये इशूज़ ऐसे थे कि गवर्नमेंट खुद नहीं कर पाती है। उनकी अपनी मजबूरियाँ होती है, जहाँ वो बैठे होते हैं वो टोटली डिफरेंट जगह होती है। हम तो बात कर रहे होते हैं दूसरी तरफ से, लेकिन जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, जब हम मॉर्गेज में इतने बड़े डेफिसिट होते हैं, जब फाइनेंशियल इतने इश्यूज होते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे ख्याल से। तो मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने 18 महीने लगे इस पैकेज को देने के लिए, और ये कोरोना ना होता तो ये पैकेज वर्ल्ड बैंक अप्रूव ना करता। और उसके बाद ये जब पैकेज अप्रूव हुआ तो यही टाइम था जिस वक्त इन्होंने अनाउंसमेंट करना था, इसलिए कि क्विक स्टार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऐसी होती है कि फौरन स्टार्ट हो सकती है। एक आध रियलिस्टिकली स्पीकिंग पूछूं, क्योंकि ज़ाहिर हम कोशिश कर रहे हैं बात उस अंदाज में, उस ज़बान में करें कि जो आम लोगों को समझ में आए। इमरान खान साहब जब इख्तिदार में आए, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स की एक फहरिस्त दी। अव्वलीन प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम यह था जिसको उन्होंने कहा मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो था जो अनीस साहब ने बताया, 50 लाख घर।
सर अभी तो कोरोना की वजह से वैसे ही अल्लाह माफ करे बहुत ही बड़ा गर्क हो गया, लेकिन उसको एक लम्हे को साइड पे भी रख दीजिए। 5 मिलियन घर बनाना नए 5 मिलियन घर नए पाकिस्तान में, ये एक प्रैक्टिकल अनाउंसमेंट थी या एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही एम्बिशियस सा प्रोजेक्ट है, ये बताएं। देखिए बेसिकली शॉर्टफॉल हाउसिंग है। वर्ल्ड बैंक आपकी रिपोर्ट देती है कि 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों के पास घर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो स्लम्स में रहते हैं, कच्ची आबादी में रहते हैं, रेंटल रहते हैं, या उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे मतलब अनप्लान एरिया जिसको कहेंगे। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करना था। पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन प्लान है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकते 50 लाख घर। फर्स्ट ईयर आप उसको 10 लाख घर करेंगे, फिर 5 लाख घर करेंगे, फिर 10 लाख घर करेंगे। रूरल में अलग है, अर्बन का अलग है, ये डिजाइन है पूरा, इस तरीके से ही कंप्लीट। इतना आसानी से कह दिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर मारूफ। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। खुर्रम शहजाद साहब मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आ रही है आपकी आवाज़? जी जरा खुदा की आवाज़ बढ़ाइएगा। अच्छा, ये जाहिर है ये हफीज़ शेख साहब और अभी आज कल आए हमाद अदर साहब आ जाएंगे, नंबर्स ये वो सारा। मेरा आपसे सवाल बड़ा सादा है और मासूमाना है। ये बताइए, गवर्नमेंट के पास अभी जितने भी जेब में पैसे हैं, सारा डेफिसिट भी हमें पता है, टैक्स के टारगेट्स कितने बुरे तरीके से जो है वो सारे मिस हुए भी हमें मालूम है सारा कुछ। अब से 2 घंटे बाद हमाद अजहर साहब ऐसा क्या कह सकते हैं कि जो एक आम आदमी, ये चाय वाला, ये रेडी वाला, पाकिस्तान का जो मासिस हैं, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी बेहतरी आ सके, या ऐसा कुछ कह भी सकते हैं, या फ्रेंकली अब बड़े मुश्किल हालात हैं? वो यही है कि हालात बहुत मुश्किल हैं। शायद कुछ ऐसा ना कह सकें, नंबर 1, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही कहती आई है कि नया टैक्स नहीं लगेगा। और देखें, वो जब डिटेल्स आएंगी ना, उस वक्त आपको पता चलेगा कि नया टैक्स लगा या नहीं लगा। वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल। तो वो उस वक्त एक तो पता चलेगा। दूसरी बात ये कि ये कहना कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब ये कि पुराने टैक्सेस कंटिन्यू होंगे, वो वाले टैक्सेस भी कंटिन्यू होंगे जो हायर साइड पे हैं। तीसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं अगर कि कुछ ऐसी बात कर दें जिससे एक आम आदमी को फायदा हो जाए, तो देखें वो एक एक्शन हो सकता है जो लाइकलीहुड जिसका लाइकलीहुड कम है, लेकिन अगर हो गया तो उससे एक आम आदमी को फायदा हो सकता है। वो है सेल्स टैक्स में कमी। 17% सेल्स टैक्स है, उसको अगर आप 1% या 2% से कट कर दें, जिसका लाइकलीहुड बहुत कम है, क्योंकि IMF प्रोग्राम में है, आपको टैक्सेस भी जमा करने हैं। हमारी रियलिस्टिक अप्रोच भी होनी चाहिए कि टैक्सेस नहीं होंगे तो कहाँ से खर्चा होगा, फिर बोरोइंग होगी, फिर हम अगले पूरे साल रोते रहेंगे कि जी डेट बढ़ गया और बोरोइंग हो गई। जिस अमर की जरूरत है वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम किया जाए, डेफिनेटली सेल्स टैक्स को कम किया जाए, क्योंकि एक आम आदमी में बहुत ज्यादा बर्डन है। और आज हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करने की जो जरूरत है वो डेली वेजेस हैं, वो छोटी नौकरियां हैं, वो SME सेक्टर है, वो आपके लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, वो यूटिलिटी स्टोर्स को सपोर्ट करना है। ये सारी चीजें, यानी कि इंसेंटिव ड्रिवन बजट होना चाहिए, लेस टैक्सेस मोर इंसेंटिव। लेकिन बात ये आती है, ये फंड कहाँ से होंगे? खुर्रम, एक दो एरियाज हैं जी। खुर्रम, इफ यू अलाउ मी, अनीस शेख हियर, जी सवाल मेरा ये है आपसे, आपने भी छोटे बिजनेस की बात की, उन लोगों की बात की जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। कल हफीज शेख साहब ये कह रहे थे कि वो अभी डिटर्मिन नहीं कर सकते, डिटर्मिन करना बड़ा मुश्किल है कि कोविड के असरात कहाँ तक जाएंगे। अज्यूमिंग के अगले 2 क्वार्टर में भी कोविड के असरात रहेंगे, उनको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जा सकता है अगर हम खाली छोटी इंडस्ट्रीज के, छोटे बिजनेसेस की बात करते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें मैं थोड़ा सा नंबर्स आपसे शेयर करूंगा अनीस। जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, या ये कह लें कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME जिन्हें कहा जाता है, ये बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी का, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, चाहे वो रेगुलर बिजनेसेस हों। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, GDP का हमारे यहाँ तकरीबन 35 से 40% हिस्सा है। 7 से 8 अरब डॉलर्स SME सेक्टर आपकी एक्सपोर्ट करता है, यानी कि ये इतना बड़ा सेक्टर है। इतनी बड़ी मैं बैकबोन क्यों कह रहा हूँ कि जो पूरी आपकी लेबर फोर्स है उसका 50% कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा खुर्रम भाई, और हमारे दीगर में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, जाहिर है साथ साथ वो न्यूज़ ब्रेकिंग अपडेट जो आ रही है वो भी कंटिन्यू रखनी। तो फैज़ल हसन चौहान साहब पंजाब के वज़ीर ताला प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, आपको वहाँ लिए चलते हैं। एक विजन है, एक सोच है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी करने हैं कोरोना वायरस को रोकने के हवाले से, हमने रिलीफ मेजर्स भी जना अडॉप्ट करने हैं अच्छे तरीके से, और हमने जो इकॉनमी है उसको भी रन करना है, चाहे वो किसी इनफरादी फर्द की घर की इकॉनमी हो या पूरे मुल्क की इकॉनमी हो।
इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो SOPs बनाए गए हैं, उस SOPs को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी हुकूमत को लीड करते हुए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कल का सारा आपके सामने सिचुएशन है। कल 9 तारीख को शहबाज शरीफ साहब पेशी जो नैब के सामने थी वहाँ पेश हुए और बिल्कुल वैसे ही कि लौट के बुद्धू घर को आए के मज़दाक उस भाग रहे थे पिछले 3 पेशियों से, लेकिन 9 तारीख को पेश हुए। 10 तारीख को अपना उन्होंने टेस्ट करवाया, 11 की शाम को जनाब उसको पॉजिटिव कर लिया। कल मैंने 12 तारीख को सुबह जब हमें पता चला, टीवी चैनल्स में खबर चली, मैंने हस्बे साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, अपनी तरफ से हमने जनाब एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया और मैंने फ़ौरन खबर चलवाई कि अल्लाह पाक शहबाज शरीफ साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके इस दुख और दर्द के अंदर हम बराबर के शरीक हैं और शहबाज शरीफ साहब का सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। हमने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन आधा घंटा गुजरा तो इनके MPs की तरफ से पंजाब असम्बली के अंदर करारदाद आ गई और उस करारदाद में जनाब शहबाज शरीफ साहब के जो कोविड-19 पॉजिटिव आया उसका तमाम तर इल्ज़ाम नैब के ऊपर लगा के इंतहाई दशनाम तराजी इल्ज़ाम तराजी के ऊपर मबनी तहरीर के साथ जनाब नैब के ख़िलाफ़ करारदाद पेश कर दी गई। फिर कोई आधा घंटा मज़ीद घंटा गुजरा, इनके तर्जमानों के बयान आना शुरू हो गए कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस लगाने की ज़िम्मेदार नैब है और ये और वो और फलां। तो 2 घंटे गुजरे तो जनाब इनके तर्जमान जो आजकल विले हैं, किसी किस्म का कोई काम नहीं है उन्हें की आदत को भी और इनको भी सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और जनाब हुकूमत की जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एक भरपूर हुकूमत जंग लड़ रही है उस पर कीड़े निकालने के अलावा उन्हें और कोई काम नहीं है। उन्होंने जनाब मीटिंग करके जो जितना गम और गुस्सा निकालना था नैब के ऊपर नेगेटिवली वो निकाला और साथ ही जनाब इमरान खान साहब को भी और एक उनमें से फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात है पंजाब के। सियासत और मईशत का ये खेल साथ साथ चल रहा है। दोबारा आते हैं हमारे साथ चेयरमैन एप्टिमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जनाब मानुल्ला साहब भी मौजूद हैं। अली अस्साम साहब हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर के। अनीस मानुल्ला साहब, अनीस शेख हियर, आपसे सवाल ये करना चाह रहे हैं कि कल जो नंबर्स आए हैं इस साल हमारी जो सूरत हाल रही है माशी, उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स बहुत हौसला शिकन हैं। क्या आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर किस तरह हिट हुआ है इसमें? सर, टेक्सटाइल सेक्टर जैसे फैब में हमारे सारे, हम फैब तक तो अच्छी ग्रोथ कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, फरवरी तक तो हमारी अच्छी ग्रोथ थी और पॉजिटिव हम थे, लेकिन उसके बाद जैसे यूरोप में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तो हमारे जो भी ऑर्डर्स थे वो कुछ कैंसिल हो गए और कुछ उन्होंने होल्ड कर दिए। इनफैक्ट कि हमारे पास उस वक्त 3-3, 4-4 महीने की बुकिंग थी, लेकिन उन्होंने कहा हम कुछ नहीं लेंगे। शिप जो पोर्ट पर माल था वो भी रुक गया, जो पानी में था वो भी कुछ कंटेनर्स हमें वापस बुलाने पड़े। उस वजह से हमने टोटल 0 प्रोडक्शन पर चले गए और 1 महीने के बाद जब हम लॉकडाउन ख़त्म हुआ हमारा पास कराची में, तो हमने वापस काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 35% ग्रोथ हुई फर्स्ट मंथ में और सेकंड मंथ 65% ग्रोथ आई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हम 75% to 80% कंपेयरिंग टू 2019 तक हमारी प्रोडक्शन आ जाएगी। तो मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि अभी जैसे यूरोप खुला है और पाकिस्तान का काम ज़्यादा यूरोप से है, तो इसकी वजह से हमें बेहतरी आ रही है। अभी अमेरिका इतना फुल रेंज पे नहीं आया, तो मैं इसलिए पॉजिटिव। आप पॉजिटिव हैं। मैं जरा अगर यही क्विक कमेंट एसवीपी लाहौर चैम्बर अली अस्साम साहब से भी ले लूं, इन तमाम तर हालात में जहां मईशत को जाहिर है खास तौर पर हमारे फिस्कल ईयर के आखिरी क्वार्टर को ठीक ठाक हिट पड़ी है डायरेक्ट कोविड से, नए आने वाले माली साल का तो आगाज ही कोविड हिट क्वार्टर से हो रहा है, आप कितने पॉजिटिव हैं? वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच वसीम साहब फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। देखें, बजट तो भी आएगा 4:30 बजे, लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या देती है। एज लाहौर चैम्बर हमने तो बड़ी ज़्यादा
रिकमेंडेशंस दी थी एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बट जो मेन वसीम साहब हमें फोकस करने की जरूरत है, सॉरी अगर मैं आपकी बात अगर पूछूं रेवेन्यू कलेक्शन कोई एक रिकमेंडेशन अगर मैं आपसे कहूं जो आपने गवर्नमेंट को दी सबसे पहली एक, तो वो क्या होगी कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये दी है सर कि हमने उनको बोला आप एक्सपोर्ट इमरजेंसी डिक्लेयर करके हलाल फूड को पकड़ लें। ग्लोबली $1 ट्रिलियन की ट्रेड है इस वक्त, पाकिस्तान इस वक्त $200 मिलियन के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि हम 10% शेयर इस वक्त ग्लोबली इसका पकड़ सकते हैं हलाल फूड का, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। इस पे हमें करने की फोकस करने की ज़रूरत है। आप ये भी देखें कि इस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई है ना, आपकी फूड सेक्टर की इंक्रीज़ हुई है, जिसमें राइस है, जिसमें आपकी फिशरीज़ की हुई हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हुई हैं। हम लोगों ने टेक्सटाइल विद ड्यू रिस्पेक्ट तो बहुत एक अच्छा सेक्टर है, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो होगी, बट वी नीड टू डाइवर्सिफाई टुवर्ड्स फूड, बिकॉज अब कोविड के बाद आपको एसेंशियल आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा। अपैरल इज़ अ लग्जरी, बट एसेंशियल्स के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है कि एसेंशियल जैसे फूड है उसकी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, और हलाल फूड जो ग्लोबल $1 ट्रिलियन की ट्रेड है उसमें पाकिस्तान को कैसे मैप पे लाया जाए। हसन साहब अगर मुझे अलाउ करें थोड़ा सा इंटरप्ट करना आपको, आपने फूड के हवाले से बात की जो बड़ी पॉजिटिव है। ये बताएं कि जो इस वक्त एग्रीकल्चर की सूरत हाल है, लोकस्ट के हवाले से भी बात की जाए, सप्लाई साइड की सिचुएशन कहाँ देखते हैं 6 महीने बाद? देखिए सर, लोकस्ट इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग ये जो हो रही है, और हमने लाहौर चैम्बर से डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को बार बार बोला है कि आप लीज पे जहाज़ हायर करें, स्प्रे करें, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और फूड सिक्योरिटी क्राइसिस इससे पैदा हो सकता है। बट एज ऑफ टुडे अभी तो ये तो एक बात है कि लोकस्ट का अटैक होना है या नहीं होना, अल्लाह करे हम इंशाल्लाह ताला उससे बच जाए। लेकिन एज ऑफ टुडे हम राइस के हद तक तो हम सरप्लस कमोडिटी हैं, और आप देखें कि राइस इज़ दी ओनली कमोडिटी जिसकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रही है। एज ऑफ 30 अप्रैल, अभी मई के फिगर्स नहीं आए, जून के नहीं आए, हम $1.7 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। इसमें भी हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आप जो है हाइब्रिडाइजेशन की तरफ लेके आए, क्योंकि पिछले 10-15 साल से हमें गवर्नमेंट ने कोई नया बीज नहीं दिया। नया एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज वैरायटीज आएंगी तो हम कम्पीट कर पाएंगे ग्लोबली। हाइब्रिडाइजेशन की तरफ हमें आना चाहिए। और जहाँ तक मैं आपसे, जो हमने इनको ये भी बोला है कि हमारी जो राइस हार्वेस्टर्स हैं उनको आप कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पे वीट से सारी हार्वेस्ट हो रही क्रॉप, उससे ब्रोकन ज़्यादा जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट को हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस दी हैं, एंड अगर गवर्नमेंट उस पर इंप्लीमेंट करती है इंशाल्लाह, विच वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद दी कॉमर्स डिवीजन एंड दी फूड डिवीजन, कि वो शायद इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी आउटपुट इंक्रीज। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, खुरम कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा खुरम, एक जो डॉक्यूमेंट जो मैं पढ़ रहा था कल, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें डेट के हवाले से कुछ नंबर्स थे, और वो नंबर ये सजेस्ट कर रहे हैं, जो सिचुएशन सामने आ रही है, कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो 100% से भी बढ़ सकता है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? बिल्कुल, देखिए डेट टू जीडीपी हमारा ऑलरेडी 90% पे पहुंचा हुआ है, और डेफिनेटली ये एक एक्सपेंशनरी बजट होगा जिसमें अनीस अखराजात ज़्यादा होंगे, टैक्सेस लिमिटेड होंगे, और पिछले 2 साल से टैक्सेस में ग्रोथ नहीं आई है। तो लगता यही है कि जो डेफिसिट है 3.1 ट्रिलियन का, जैसे वसीम ने पहले हाईलाइट किया, वो लास्ट ईयर के बराबर ही होगा, तकरीबन 9-9.5% जा सकता है, क्योंकि जीडीपी श्रिंक या फिर ग्रो नहीं करेगी। एट द सेम टाइम टैक्सेस ऑफ कोर्स ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी तो फिर बिजनेसेस नहीं चलेंगे। तो खुरम, ये फंड कैसे करेंगे इस डेफिसिट को आपके ख्याल से? इस साल में तो खाली सिचुएशन टाइट रहेगी। और कर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेट है, डेट आपका बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन देखिए जहाँ फोकस करने की जरूरत है वो क्या है? वो ये है कि गवर्नमेंट के अपने अखराजात 450-500 अरब है, जो अफेयर्स रन करती है गवर्नमेंट, उसको कम करे ना। गवर्नमेंट अपने आप को कट डाउन करे, गवर्नमेंट अपने जो है मिनिस्ट्रीज को कट डाउन करे, अपने अखराजात को कम करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ना बने, एम्प्लॉयर्स को फैसिलिटेट करे, तो नेचुरली वो जो नॉट रॉन्ग 400-450 अरब में से तकरीबन 200 अरब तो तनख्वाह और सब में चला जाता है, और ये गवर्नमेंट का तो क्लेम ही है। कल हफीज शेख साहब ने भी कहा कि तारीख में किसी हुकूमत ने अपने अखराजात इतने कम नहीं किए जितने हमने किए हैं। पिछले बजट में हमाद अज़हर साहब बोले कि 23 अरब रुपए हमने सिविल अखराजात में कम, इनका तो क्लेम ही है कि हमने खर्चे कम कर दिए हमने बहुत। नहीं, मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, अगर 500 अरब के अखराजात हैं, उसमें मैं 50 अरब कम करूंगा तो 10% कम हुआ। हमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन चाहिए, और एवरी ईयर चाहिए। मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर 10% हुआ, इस साल 20 हो, अगले साल 30-40% हो, ये इस तरह के खर्चे कम होंगे। फिर और हम इस रिडक्शन का मेजर चंक कहाँ से ले सकते हैं? गवर्नमेंट क्या करे तो एक अच्छा चंक कम हो जाएगा उसमें से? यही देखें, सैलरीज प्लस जो अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स जो मैनेज करते हैं, आप इतने बड़े बड़े हाउसेज मैनेज करते हैं, गवर्नर हाउसेज मैनेज करते हैं, ये सब पे कट करना पड़ेगा आपको, जो गवर्नमेंट ने वादा भी किया था। और दूसरी बात यह है
देखिए डेट की एक अच्छी चीज क्या हो सकती है अनीस, जो आपने भी सवाल किया, रेट कट किया जाए। 8% बहुत हाई रेट है। 8% रेट, 1% रेट कट होता है, 300 अरब का फायदा होता है पूरे मुल्क को, 300 अरब रुपए का। तो 1% के साथ अगर इतना फायदा होता है, तो अगर आप 4% और रेट कर दें, एटलीस्ट 3% कर दें, तो आपको तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस का फायदा होगा, जो कि आपको डेट को और ओवरऑल जो डेफिसिट उसको कम करने में मदद करेगा। हम ये कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा बेसिस पॉइंट उन्होंने कम किए हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर, और 11% के ऊपर आपकी इन्फ्लेशन है। आपको लगता नहीं है कि इतनी ड्रास्टिकली रेट कट करेंगे तो आपकी इन्फ्लेशन पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पर मोटिवेट कहाँ से होती है? नहीं, इन्फ्लेशन तो आपकी आ गई ना, 8% पे आ गई, 8-8.5% पे। अगर आप लास्ट मंथ की इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन तो डाउनवर्ड ट्रेंड है। जनवरी में 14.5% थी, फरवरी में 12.5 थी, मार्च में 10.5 थी, और अप्रैल में 8.5 थी, आज भी 8.5 के करीब खड़ी है। तो देखें इन्फ्लेशन तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और दूसरी बात ये नहीं, देखें हम कहते हैं डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी आप इन्फ्लेशन ड्रिवन ही जो है वो इंटरेस्ट रेट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ी भी फूड की वजह से थी, नीचे भी आई है फूड और ऑयल की वजह से। तो देखें इंटरेस्ट रेट्स तो इनइफेक्टिव है जब तक आपकी फिस्कल पॉलिसी में अखराजात कम नहीं होंगे और आपकी फिस्कल पॉलिसी में डेट का कंपोनेंट जो है वो रैशनलाइज नहीं होगा, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसमिशन जो है वो इफेक्टिव नजर नहीं आएगी। सही है, बहुत ठीक है। एक ब्रेक में जाने से पहले आप ही बताइएगा मौसम साहब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, हम यहीं पे बैठे थे नशरियात कर रहे थे यारवा न्यूज़ की, जब वज़ीर आज़म साहब खुसूसी मेहमान थे, उसमें भी उस कोरोना ज़दा दौर में भी उन्होंने जिस एक इंडस्ट्री का नाम पहली बार यानी सबसे पहले लिया और बार बार लिया, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी। वो ज़ाती तौर पर बड़े पैशनेट लगते हैं कि नहीं इस सेक्टर को हमने फैसिलिटेट करना है, जिसको फिर लोग और वजूहत से भी जोड़ते हैं सर। लेकिन आपके ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितना प्राइम मिनिस्टर साहब इंथुजियास्टिक नज़र आते हैं, पैशनेट नज़र आते हैं सेक्टर के बारे में, उतनी ही आप लोगों को मराहत मिली भी? क्योंकि कई शोबों को तो आपके शोबे से शिकवा भी होता है कि यार इनको बड़ा नवाज दिया जाता है और बाकी शोबे रह जाते हैं। देखिए 72 साल के बाद इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है, जो मतलब हम समझते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता दुनिया में। मदर इंडस्ट्री होती है, इससे लाइट इंडस्ट्री चलती है, और बाकी आपके शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग और आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर को, जब से उन्होंने ये कहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस तरीके से बात की। इससे पहले कभी भी हिस्ट्री में पाकिस्तान के किसी ने भी बात नहीं की, इसलिए कि कोई लॉबिंग ही नहीं थी, कोई जिक्र ही नहीं था। इससे पहले किसी ने कोई ब्रीफिंग ही नहीं थी, कहीं 10 मिलियन घरों की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं थी। इसी वजह से आज 52% कच्ची आबादियाँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये एक बहुत बड़ा बर्डन है कच्ची आबादियाँ इस शहर में, इस मुल्क में। तो उसको अगर हम कम नहीं करेंगे तो वो आपको लिए हेल्थ के हवाले से, आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से और बिलो द लेवल लोगों के हवाले से, उन लोगों को ना रिहाइश मिलेगी ना हेल्थ मिलेगी, तो वो हमारे कंट्री के लिए, हम सब के लिए एक डिजास्टर है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतमईन नज़र आती है। ऑफ कोर्स आबाद के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यहाँ हमारे साथ मौजूद, चेयरमैन मौजूद है। एक वक्फा लेते हैं। बजट ने लगाया 4-4:30 बजे, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी पे इससे क्या असर पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ सकता है, डिस्कशन जारी है। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जनाब खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। बजट ने पेश होना है अब से कुछ देर बाद, हमाद अदर साहब पेश करेंगे, और कौन सा तबका क्या सोच रहा है और क्या तवक्कुआत लगाए बैठा है, ये हम बात कर रहे हैं। सिराज कासिम तेली साहब मशहूर मारूफ ताजिर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई। सिराज कासिम साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही बाबा? अच्छा, जरा देख लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं सिराज साहब से। जब तक मेरे ख्याल अमानुल्लाह साहब से 2-3 सवाल कर लीजिए। अमानुल्लाह साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्या इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? कल हम तफसील से बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की, कि हमारे पास हायर साइड के ऊपर है अभी भी, और कंपैरिजन हो रहा था बांग्लादेश से। इस पर ज़रा कमेंट करें, पिछले 2 सालों में कितना फ़र्क पड़ा है आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे? सर, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग में 2-3 चीज़ें बेसिकली होती है। एक तो हमारा रॉ मटेरियल जो हमें चीपर था, लेकिन दूसरी जो गैस थी या बिजली थी वो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने सस्ती की। इससे पहले हम एक्सपेंसिव थे कंपेयर टू इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम। इसके बाद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई था, और अभी गवर्नमेंट की वजह से 8% आ गया। कहते हैं ना, डिस्गाइज में ब्लेसिंग हुई है कि हम कम्पिटेटिव बनेंगे। तीसरा, गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ जो डाली लास्ट ईयर, वो थी ज़ीरो रेटेड को सेल टैक्स में ले आए थे। तो हमारी गवर्नमेंट से उस वक्त अपील हुई थी, तो गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस किया था कि हम 72 आवर्स में आपको रिफ़ंड दे देंगे, जो 4 से 5 महीने पर चले गए।
अब जब कोविड के बाद दोबारा ओपन किया है तो हमें यूरोप से जो ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बात वापस काम भी शुरू हो गया। मैं कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री वापस आ रही है, लेकिन उन्होंने पेमेंट में हमें 60 डेज़ की जगह 180 डेज़ कर दिया है। तो अब हमारा जो कैश फ्लो या लिक्विडिटी है वो सीवियर क्रंच में आ रही है। तो हमने गवर्नमेंट से डिमांड की, अपील की है कि सेल टैक्स को कम से कम ये ज़ीरो रेटेड को दोबारा बहाल कर दें। अगर ये नहीं कर सकते ड्यू टू IMF एनी प्रॉब्लम, तो अक्रॉस द बोर्ड 5% ले आए। सही है, तो इसका फायदा हमें भी होगा और लोकल इंडस्ट्री को भी होगा। राइट, जब आप 17% लोकल इंडस्ट्री, मैं सर जरा बिल्कुल एक पॉइंट आ गया। मैं जरा भी चाह रहा हूँ लोगों से हम थोड़ा कुछ सेलिएंट फीचर्स जो इस बजट के हैं, जो कि अब से कुछ देर बाद आना है, वो शेयर कर लो, जो कि हमें मौसूल हो गए हैं। आइंदा माली साल के नाज़रीन इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 2.1% मुकर्रर करने की ये तजवीज़ है। नॉट टू फॉरगेट कि अभी जो माली साल ख़त्म हो रहा है उसका टारगेट तो 3.3 था, अचीव हुआ, -0.4% अचीव हुआ, और उससे पहले जो GDP थी हमारी 1.9, उससे पहले 5.5 थी। इस साल के लिए यानी कि अब जो शुरू होगा जुलाई से अगस्त से, आइंदा माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 2.1% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने के लिए जा रही है। ज़रई पैदावार का हदफ रखा गया है 2.8%। इस साल हफीज शेख साहब ने कल बताया कि 2.7% अपने टारगेट से कम। बहुत सारे और सेक्टर्स के बरक्स 2.7% ग्रो किया था एग्रीकल्चरल सेक्टर ने। इस साल का टारगेट ही गवर्नमेंट ने 2.8% रखा है। सनत अनीसा 0.1%। सर्विसेज सेक्टर का हदफ 2.6%। हम आपको टारगेट्स बता रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रखने जा रही है, सेट करने जा रही है आइंदा माली साल के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हदफ रखा गया है नाज़रीन 0.7%। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसका अगेन हम 7-8% सुनने के आदी हैं बचपन से, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट ही 2.5% है। अब अचीव कितना होता है ये तो बाद में पता चलेगा। टारगेट ही 2.5% है। तामीराती शोबे का हदफ मोहसिन साहब 1.4%। तामीराती शोबे का हदफ। बिजली पैदावार गैस तकसीम का हदफ 3.5%। हुकूमती आमदनी 7400 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है, जबकि टैक्स टारगेट, जो कि ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बजट में टैक्स टारगेट सेट किया गया था बहुत ही एम्बिशियस 5500 अरब, रिवाइज हुआ 4800 अरब, फिर रिवाइज हुआ 4400 अरब। कल हफीज शेख साहब ने कहा है शायद अचीव कर लें 3900 अरब। ये तकरीबन उतना ही है जो पिछली हुकूमत का आखिरी साल का टैक्स कलेक्शन था। इस साल के लिए इस गवर्नमेंट ने जो टैक्स का टारगेट रखा है वो रखा है 4900 अरब। FBR टैक्स आमदनी 4900 अरब और नॉन टैक्स आमदनी 1100 अरब रखने का इम्कान है। दिफाई बजट जो कि पिछले साल इंटैक्ट रखा गया था 1150 अरब पे, इस दफा दिफाई बजट 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़ है। हुकूमती कर्जों पर सूद अदायगी, जो कि आप बार बार हमारे टॉक शो में भी सुनते रहते हैं ना कि जनाब इंटरेस्ट पेमेंट में इतना पैसा चला गया, ये हो गया वो हो गया। हुकूमती कर्जों पर सूद अदायगी, इम्कान है कभी इस बात का कि उसके लिए 2900 अरब के लगभग रखने की तजवीज़ है। यानी आप समझिए तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जितना हमें लॉस हुआ है इस माली साल में कोविड की वजह से 3 से 3500 अरब रुपया, हफीज शेख साहब के मुताबिक तकरीबन इतना ही इस साल हुकूमती कर्जों पर सिर्फ सूद की अदायगी, कर्जे नहीं सूद की अदायगी के लिए 2900 अरब रुपए मुख्तस हो जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 10% इजाफा करने की तजवीज़ रखी गई है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 650 PSDP अनीस साहब 650 बिलियन रुपीस रखे गए। ये फेडरल ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें जिस तरह आप आगे चलते चले जाए। लेकिन हमने आपको जो मेन कुछ निकात थे ये बता दिए हैं आने वाले बजट के। इस पर एक क्विक कमेंट ले लूँ इन नंबर्स पे खुर्रम साहब से। इस पर अगर एक क्विक कमेंट कर दें जो नंबर्स अभी बताए हमने। देखें नंबर्स तो बड़े जो है अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसकी लॉजिक जो है कोशिश करता हूं तो एक्सप्लेन करूं प्लीज। देखें इस साल जो टैक्स की कलेक्शन हुई है अभी तक वो तकरीबन 3.5 ट्रिलियन रुपीस है, और हम 9 महीने में मार्च तक ऑलरेडी शॉर्ट सही। कोविड के आने के बाद हमारे टैक्सेस गिरे, पहले से ही ग्रोथ जो है बहुत कम रहते ग्रोथ हमारी, और उसकी वजह से हमारे पास टारगेट जो है पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन 3.9 ट्रिलियन अगर इस साल हम अचीव कर लेते हैं, जो कि मुश्किल होता है जून तक, तो अगर लेट्स अज्यूम करते हैं कि हम अचीव कर लेते हैं 3.9 ट्रिलियन, अगले साल का टारगेट है 4.8 ट्रिलियन। ठीक है, अगर आप दोबारा कनेक्ट करने में कोई नंबर्स आप बता रहे हैं जरा, हमें आवाज सही नहीं आ रही तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, कितना जरा रिकनेक्ट अगर प्लीज कर सकें खुर्रम साहब को इस पर। क्या आप मैं सिराज काजिम साहब से एक सवाल कर लेता हूँ। प्लीज सिराज साहब, अगर आपको हमारी फाइनली आवाज आ रही है,
एक क्विक कमेंट कर दें, बजट जो टारगेट्स हैं, जीडीपी का टारगेट 2.1 रखा गया है और टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो 4,900 अरब रखा गया है। क्या आपके ख्याल से एम्बिशियस है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो टारगेट है ऑब्वियसली ये एक ऐसा टारगेट है जो मेरे हिसाब से तो नहीं होने का, नंबर 1। नंबर 2, उसकी वजह एक समझिए कि आज आप कोरोना वायरस में बैठे हुए, वो कब तक रहेगा आपको नहीं पता, और ये जिस बेस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो 9 महीने का हिसाब था, वो 3 महीने का तो हिसाब है नहीं इस पे पूरा, वो आपने अंदाजन किया हुआ है। तो ये सब विश्व की चीजें है। मेरे हिसाब से ये जितने भी फिगर्स दे रहे हैं फ्यूचर के लिए कि क्या करना है, ये फिगर्स इमटेरियल है। इस वक्त तो इनको बजट पे फोकस करें और बजट सर्वाइवल का बजट दें, रिलीफ का बजट दें। अगर ये रिलीफ का और सर्वाइवल का बजट देंगे तो आगे अगले साल इनको पैसे मिलेंगे, वरना तो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। और ये रेवेन्यू जो ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये सब हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस है, एंड आई डोंट थिंक सो दे विल बी वर्किंग। इस वक्त तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स है एंड यू विल हैव टू चेंज। आपको सोच में फर्क करना पड़ेगा। सराज साहब ये फरमाइए, दो चीज़ें हैं। आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है कि आप ये कह रहे हैं क्योंकि एक वॉर टाइम सिचुएशन जैसी है तो उसके जैसा मुनासिब बजट नहीं पेश किया गया जैसे कि हमारे यहाँ आमतौर पे होता है कि मक्खी मार दी जाती है, उस तरह का बजट है। कल बजट के हवाले से जब बात हो रही थी, इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से बात हो रही, टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, हम 700-800 अरब शॉर्ट हैं और ये बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े शॉर्टफॉल की कोरोना के अलावा क्या वजह हो सकती है? क्योंकि कोरोना की तो जो हमने कैलकुलेशन की वो खाली 1 महीने रिवाइज टारगेट का, नॉट द ओरिजिनल वन। ये जो शॉर्टफॉल है ये तो एक्चुअली 9 महीने के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया है ना। कोरोना की वजह से अगर सही चेक करते तो और ज्यादा होता। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो हुकूमत को अपने पेट पे पत्थर लगाना है, अपने खर्चे कम करने हैं और इनको कोई रिलीफ लेनी है। IMF ने वैसे ही मौखर कर दिया है और दूसरों से जो जितने भी डेप्ट सर्विसिंग वाले हैं उनसे टाइम लेना है 1 साल का। सही है। और वो 1 साल इनको रिलीफ देनी है अपने बिजनेसेस को, सारे बिजनेसेस को, छोटे बड़े हर किस्म के, ताकि वो सरवाइव करे। सर्वाइवल बजट होना चाहिए। इस वक्त ये फिगर्स जो है ना, ये मेरी नजर में तो मटेरियल है। हाँ, तो प्रिसाइसली अगर सराब भाई जल्दी से बता दें, मतलब अपना वाइंड अप कर रहे हैं, कोई क्या रिलीफ आप स्पेसिफिकली बताइए, 1-2 रिलीफ मेजर्स जो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को देने चाहिए। मैंने इनको हफीज शेख से 10 दिन पहले मीटिंग में दिया है। हाँ। पहला रिलीफ है जितने भी टैक्सेस है, सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, विदहोल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है, हम तो कहते हैं आधा करो, आधा नहीं तो कम से कम जो भी रेट्स है इसमें जितना कम हो सके कर दो। यूटिलिटीज है उनके रेट कम करें। पेट्रोलियम का हम कहते थे वो इन्होंने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो हुकूमत ने मुल्क भी तो इन्हीं टैक्स के पैसों से चलाना है ना फिर। तो अगर ये मतलब जाहिर अगर फिर हुकूमत के पास पैसा नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? कम करें ना, अपने खर्चे कम करें, अपनी ये शाना सब काम कम करें। उनका तो नैरेटिव ही सारा ये है कि पिछले वाले बादशाहों की तरह रहते थे और हमने कितना खर्चे कम कर दिए। किधर खर्चे कम किए, क्या कर किया, आपको हिसाब दिया इसमें? सही है, ठीक। ये इंटरेस्टिंग बात है कि खुर्रम शहजाद साहब ने बिल्कुल यही बात की। ठीक है, पॉइंट है। खुर्रम भाई आप क्या कह रहे थे कि एक लम्हे को फर्ज कर लीजिए, अगर मैंने आपको सही सुना उस वक्त, कि एक लम्हे को फर्ज कर लीजिए कि ये टैक्स टारगेट अचीव हो भी जाता है, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, दायरा में नजर आ रहा है, तो क्या आप कंटिन्यू कीजिएगा? मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है वसीम, इट हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक गिवन द सिचुएशन इन हैंड। क्योंकि देखें अगर 4.8 ट्रिलियन का टारगेट है नेक्स्ट ईयर का, 4.9 ट्रिलियन का, जिसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 24 से 25% की ग्रोथ रिक्वायर्ड है टैक्सेस में, और आप 2% GDP ग्रोथ के साथ और 7-8% इन्फ्लेशन के साथ, यानी कि जो कि तकरीबन 10% आप लगा लें, आप 25% ग्रोथ कैसे लेकर आएंगे? जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे, जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आपके पास, एक्सपोर्ट्स नहीं बेहतर होगी, जो कि नहीं होनी। देखिए रियलिस्टिक अप्रोच करने की हमें जरूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मैं खाली बात बता दूं, वैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये बजट दस्तावेज पे दस्तखत कर दिए। वो जाहिर है जो सारी रस्मी कार्रवाई होती है, एक मानी खेज मुस्कुराहट है इसमें। अनीस साहब के आप कल सवाल कर लेंगे। खुर्रम, मैं खाली आपसे ये पूछना चाह रहा था इसी हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, जो बाकी टारगेट्स इन्होंने रखे हैं, फॉर एग्जांपल LSM ग्रोथ का जो टारगेट रखा है सिर्फ 2.5% रखा है। एग्रीकल्चर का टारगेट भी कोई इतना एम्बिशियस नहीं है। अगर उसके तनाजुर में देखा जाए तो गवर्नमेंट ये देख रही है कि इन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं होगी। उसी हवाले से अगर आपकी बात को आगे बढ़ाया जाए,
तो रियलिस्टिक टारगेट क्या हो सकता है टैक्सेशन का? रियलिस्टिक टारगेट ये हो सकता था कि हम 10% की ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट करते, और आपका जीडीपी और इन्फ्लेशन जो मिला के नॉमिनल ग्रोथ होती है 10% की वही होती, और हम उसके हिसाब से खर्चे अपने कम करते हैं। देखिए हम बजट बनाते हैं खर्चे सामने रख के, हम रेवेन्यूज हमने, आप देखिए आप घर का बजट कैसे बनाते हैं, आपके पास तनख्वाह आती है तो आप उससे ड्राइव करते हैं ना सारे अखराजात, कि मेरे पास अगर 100 रुपये मैं महीने के कमा रहा हूँ तो 50 रुपये मेरे यहाँ जाएंगे, 10 रुपये यहाँ जाएंगे, 20 रुपये यहाँ जाएंगे। जब हम खर्चे ध्यान में रख के बजट बनाएंगे अनीस, तो एक्चुअली हम इसी तरह के टारगेट रखेंगे जो कि अचीव नहीं होंगे इवेंचुअली, और डेफिसिट हमारा बढ़ेगा और हमें इवेंचुअली जो है अपनी बोरोइंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम सामने खर्चे रख के बढ़ाते हैं, रेवेन्यू रख के नहीं बढ़ाते। और इसमें एक बात की ये भी नहीं, आखिरी 2 मिनट हमारे पास, हम जब टॉक शोज में यही सवाल पूछते हैं सियासी रहनुमाओं से कि भाई आपने इतना, ये तो इकोनॉमी के लेंस से देखिए बता रहे हैं ना, कि आपने इतना अनरियलिस्टिक टारगेट क्यों रख दिया है। हमने पिछले साल पूछा कि आपने 5,500 का टारगेट रख दिया, तो बड़ा मासूमाना जवाब देते हैं, देखिए हम जितना अच्छा टारगेट रखेंगे तो उसके आसपास पहुंचेंगे ना। कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग सवाल करते हैं, मासूमाना जवाब देते हैं। तो बड़ा कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग कि भाई आपने जो टारगेट रखा है उसी के हिसाब से आप फेडरल डिविजिबल पूल बनाएंगे, वो टारगेट मिस होगा तो बाकी टारगेट मिस होंगे, सारा ढांचा बैठ जाएगा। तो ये तो बड़ी मासूमाना अप्रोच है ना कि हम ज्यादा, तो आप 1 लाख अरब का टारगेट रख दें भाई, ताकि उसके करीब पहुंच सके। खुरम ने उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, वो ये कि अगर आपने अगर आपने वाकई टारगेट रखा था तो वो उसकी बाकी भी आपको फैक्टर्स नजर आने चाहिए थे। अगर आप कहने कितना टैक्स आप कलेक्ट करेंगे तो फिर आपको कम से कम अपनी उसकी विजन तो होता कि आपका जीडीपी कितना बढ़ेगा, आपकी इंडस्ट्रीज कितनी बढ़ेंगी, एग्रीकल्चर कितना बढ़ेगा, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपने एक बाहर से इररिलेवेंट किस्म का इंतहाई एम्बिशियस टारगेट रख दिया। पिछली हुकूमत ने अपने पहले माली साल में 300 अरब टैक्स बढ़ाया था, तब ना कोविड था ना कुछ था, और ये कह रहे हैं कि हम 1000 अरब बढ़ा देंगे। कैसे? फाइनल कमेंट आप करते हैं लास्ट मिनट, एक चीज जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समझती है कि इस बजट में उनके लिए होनी चाहिए 30 सेकंड में। देखिए मेरे ख्याल से हमें सब इंडस्ट्रीज को फ्री सिस्टम देना चाहिए। हमारे अप्रूवल्स, हमारी चीज़ें, आप समझे 450 प्रोजेक्ट अभी इदारों में है, ठीक है, CDA में, लाहौर डेवलपमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, तो ये इनको कहना चाहिए कि जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं ये सिर्फ अपने सिस्टम्स को चेक करें और ये एक्टिविटीज शुरू हो जाए इमीडिएटली, ताकि मैशत का पहिया चले। जितने जल्दी हम चलाएंगे, जितने आसानी करेंगे, ये जो ब्यूरोक्रेसी, जो रुकावटें हैं, जो अप्रूवल एनओसीज, वो ना हो, जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट करना वो काम शुरू कर दे। ठीक है सर, एप्टिमा के हवाले से आप भी एक वन फाइनल कमेंट कि कोई एक पहली चीज जो आप समझते हैं होनी चाहिए 4:30 बजे आपके सेक्टर के लिए। दो चीज़ें हमारी, एक तो एनर्जी प्राइस नीचे लानी चाहिए, और प्लस हमें जीरो रेटेड दोबारा से बहाल करना चाहिए। वही वाली बात होगी, पॉइंटिंग। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सिराज साहब, साहब हमारे साथ एप्टिमा की नुमाइंदगी भी मौजूद थी, अमानुल्लाह साहब सूरत में, और मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, और अनीस साहब, और हम यहाँ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। अभी हम ब्रेक लेना, आप बुलेटिन देखेंगे, इंशाल्लाह हम शाम 4 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा।